का इतिहास मित्रों, पहली बात तो सबसे पहले मैं बधाई दूं आज के कार्यक्रम के नायक हीरो चिरेंदु भूषण मित्तल जी को। उनका जन्मदिन है आज, दूसरा उनके किताब का विमोचन है और हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिनके नाम से भी हापुड़ जाना जाता है, डॉक्टर अशोक मैत्रेय, मधुप जी, मनीषा, डॉक्टर त्यागी, हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विजयलक्ष्मी जी, सुबोध भारती जी, देश के जाने माने पत्रकार आलोक यात्री, बढ़िया गजलकार महेश वर्मा जी और सभी दोस्तों। मित्रों, जब हम किसी किताब के विमोचन में आते हैं, और गणेश त्रिवेदी जी, जब हम किसी किताब के विमोचन में आते हैं तो हमारे पास दो बातें होती हैं। पहली बात कि जिसकी किताब है उससे हमारा रिश्ता क्या है। दूसरी बात, हमारा किताब से मतलब क्या है। और तीसरी बात, हम वहां जाएंगे तो फायदा क्या होगा। आज की डेट में किताब पर जब हम लोग चर्चा के लिए आते हैं तो ये होता है, कभी गोष्ठी में आप आ रहे हैं तो कविता सुनने को मिलेंगी, कहानी गोष्ठी में आ रहे हैं तो कहानी सुनने को मिलेंगी, गाने गोष्ठी में तो गाना सुनने को मिलेगा। लेकिन किताब की ऊपर जो गोष्ठी हो रही है, समीक्षा गोष्ठी है, उसमें क्या लड्डू मिलेंगे, है क्या उसमें। मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो 1947 में 47 में पैदा हुआ है, 70-72 साल की उम्र में लिखना शुरू करता है। ऐसी क्या परेशानी आ गई उसे कि उसको इस उम्र में आके लिखना था। और ये लिखने की प्रक्रिया है, इसने आप लोगों को भी जोड़ा, मुझे भी जोड़ा। मैं गाजियाबाद से आया, सुबोध रोहिणी से आए, आलोक, हम लोग सब दूर दूर से सब आए। तो ये बात थोड़ा सा लगती है कि भाई बाकी सब तो चीजें सही है, किताब के लिए हमको क्यों बुलाया गया। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई किताब कुछ कहना चाहती है, हम लोग लगातार जाते रहते हैं। जो लोग फेसबुक से परिचित हैं वो लोग जानते हैं कि मैं लगभग साल में 30 बार बाहर रहता हूँ, कभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कभी यहाँ, कभी वहाँ। और 90% किताबें ऐसी होती हैं जो लेखक के अहम को तुष्ट करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, 90% मैं किताबें कह रहा हूँ, उनमें कविता की भी किताबें, कहानी की भी किताबें, उपन्यास में संस्मरण का जीवनी, सब कुछ। वो किताबें, हमारा वो समय जा रहा है हिंदी साहित्य से धीरे धीरे कि जब किताबों में कुछ कहने की जो परंपरा थी, जिससे आप लोग कुछ सीखना चाहते थे, जिससे आपको जीवन में कुछ संस्कार मिलते थे, जिससे आपको अपने जो भूल चुके आदर्श थे उनको दोबारा रिवाइज करने की स्थिति होती थी। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे साहित्य से लुप्त होती जा रही हैं, आउट ऑफ फैशन होती जा रही है। ये किताब उस आउट ऑफ फैशन होती परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। ये किताब, मैं ये नहीं कहता कि ये किताब बहुत बड़ी किताब है, किताब बहुत शिल्प के स्तर पर बहुत बड़ी किताब है। ये किताब कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा मैसेज लेके आती है कि पूरी दुनिया में क्रांति कर देगी, नहीं, ये किताब ऐसा कुछ नहीं करती। ये किताब सिर्फ आपको सोचने पर विवश करती है कि बुजुर्ग लोग दया के पात्र नहीं होते, बुजुर्ग लोग फ्यूज बल्ब नहीं होते। जगह इसमें लिखा भी हुआ है कि बुजुर्ग लोग फ्यूज बल्ब नहीं होते, अगर फ्यूज बल्बों में अब रंगीन पानी भरते तो वो देखने लायक हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इन फ्यूज बल्बों में आप प्रेम की चिंगारी, प्रेम का तार लगा के देखिए,
आप विश्वास मानेंगे, ये फ्यूज बल्ब आपके ब्रेन के तारों को हिला देंगे, आपको वो सब दे देंगे जो मिलना चाहिए। मित्रों, थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बात किताब पर भी मैं करता हूँ। मैं लिख के लाया था थोड़ा सा, वो मैंने कहीं खो दिया। अच्छा, गिरा कुछ जी। क्योंकि जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मुझको दिक्कतें होने लगी हैं जी। जबकि मैं डाई लगा के आया था, मैंने कहा आलोक ने सफेद डाई लगाई, मैं काली लगा लेता हूँ। तो कहीं हो सकता है कि मैं ऐसे कहूँ कि भाई नहीं ये कोई मामला तो नहीं सर, आपकी आलोक की दोनों की भाई साहब की नहीं, तीन लोगों की। तो मित्रों, किताबें कई तरीके की होती हैं। कुछ किताबें वो होती हैं जो हमें सिद्ध बैठ जाए हाँ, कुछ किताबें वो होती हैं जो हमें सिद्ध कराने की कोशिश करती हैं, जो हम अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो किताबें होती हैं। कुछ किताबें होती हैं जो हम आलोचकों के लिए लिखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें हम लोग लिखते हैं। कुछ किताबें हम पढ़ाने के लिए लिखते हैं, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनकी भाषा इतनी सरल होती है, सहज होती है, जिसमें कुछ कहने का एक गुबार होता है अंदर तक कि मेरी बात पहुंच जाए। मेरे दोस्त पारसनाथ बुल्ली, अगर लोग आप जानते होंगे, तो उसका एक शेर था कि बहर की ऐसी की तैसी कह दे जो बात कहनी है। बहर की ऐसी की तैसी कह दे जो बात कहनी है। आज के जो समय है, आप उसके हिसाब से अगर इस उपन्यास पर बात करेंगे तो आप कहेंगे ये तो परंपरागत उपन्यास से थोड़ा अलग उपन्यास है। 70 के दशक का उपन्यास है, 75-76 में ऐसे उपन्यास आया करते थे, और अब तो उपन्यास का टेम्परामेंट बिल्कुल बदल चुका है। वो उनके लिए बदला है जब पाठक, लेखक खुद ही लिखेगा और लेखक को ही पढ़वाएगा। लेकिन जब कोई इंदु भूषण मित्तल सामान्य पाठक को केंद्र में रखते हुए सहज सरल ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, हल्की फुल्की बात को कहने की कोशिश करता है, और इस तरीके से चीज़ों को बुनता है कि जब अंत हो तो आपको पढ़ने का मजा भी आ जाए, और जो वो कहना चाहता है वो बात आसानी से आपके दिमाग तक, आपके प्राण तक पहुंच जाए, तब कोई फ्यूजन लिखता है। तो ये किताब हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ने के आदी हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन ये किताब जब मैं पढ़ रहा था तो शुरू में मुझे थोड़ा सा गैर परंपरागत जो एक तरीका है उसमें लगा कि यार इसमें तो वो सब चीज़ें शायद मिसिंग है कि जो मैं बहुत दिनों से भारी भरकम, हमारे यहाँ क्या चीज़ हो रही है कि बुनावट को लेके बड़ी बाजी में अग्रसर, और हिंदी की कहानी, हिंदी का उपन्यास बुनावट के तौर पर, शिल्प के तौर पर बहुत पक रहा है, बहुत आगे जा रहा है, लेकिन कंटेंट के तौर पर लगातार पीछे जाने की स्थिति में। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आपके पाठक से दूर करनी है। जब आप सहज सरल शब्दों में पठनीयता को ध्यान में रखते हुए कोई बात ईमानदारी से कहने की कोशिश करते हैं, तब बात दूर तक जाती है, और पाठकों से दूर होने का खतरा भी आपके पास दूर हो जाता है। आपको अगर पाठक को बचा के चलना है तो आप शिल्प के प्रयोग कीजिए, आप कल्पनाशीलता के बहुत सारे आयाम दिखाइए। हमारे बीच अशोक जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया कहानीकार हैं, अजय गोयल जी, मैं नाम भूल जाता हूँ, अशोक गोयल जी में भी याद रहता है, बहुत अच्छे कहानीकार हैं। ये लोग दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला कि कहानी जिसके लिए लिखी जाती है या उपन्यास जिसके लिए लिखा जाता है उस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर उस तक नहीं पहुंच रहा है तो हुजूर आली आप कुछ भी लिख लीजिए, उसमें आप हीरे जवाहरात टांग दीजिए, मोती टांग दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक दुखावटी गुड़िया बन के रह जाएगा, उससे बच्चे खेल नहीं सकेंगे। कहानी
उपन्यास, ये सब चीज़ें इस बात को कहती भी हैं कि आप अपने पाठक को बचा कर रखने की कोशिश भी करते रहे, वरना चीज़ें आपके हाथ से धीरे धीरे निकलती जा रही हैं और निकल जाएंगी। एक चीज़ मुझे इस उपन्यास में और अच्छी लगी, कई चीज़ें खराब भी लगी, लगा कि कुछ जगहों पर रुक जाते तो अच्छा था। मैं कहता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ, कहते बहुत बड़े बड़े लोग कह गए, मैं तो उनकी बातों को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। लघु कथा जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन है, उसमें कथात्मकता है तो उसका वर्णन है। कहानी जीवन के एक छोटे कालखंड का वर्णन है और उपन्यास जीवन के एक बड़े कालखंडों का वर्णन है, और उस प्रकार से वर्णन है जहाँ पर कथात्मक सूत्र फटते भी नहीं हैं, जहाँ तक कथात्मक सूत्र बहुत सारी चीज़ों के होने के साथ एक जगह जुड़े रहते हैं, और जब उपन्यास का समापन बिंदु आता है तो बात अपनी पूरी हो जाती है और उपन्यास उन सारे कथात्मक सूत्रों को एक जगह पर लाकर खत्म कर देता है और बात को उस जगह लाकर खत्म करता है जहाँ पर बात वास्तव में ही पूरी होती है। उपन्यास यही करता है। फ्यूज बल्ब में कई जगह पर लगा कि जल्दी हो गई, थोड़ा सा और रुक जाते तो बेहतर था। अंडे के ऊपर अगर आप बैठे हैं, मैं बहुत उदाहरण को देता हूँ कि अंडे के ऊपर चिड़िया बैठती है, सुना होगा कि अंडे के ऊपर जब चिड़िया बैठती है तो उसको तब तक सेती है जब तक कि वो बच्चा निकलने के लायक तैयार ना हो जाए। तो थोड़ी सी ध्यान रखना था कि और थोड़ी देर तक कुछ चीज़ों को सेहा जा सकता था। जब आगे इंदु भूषण जी का ये पहला उपन्यास नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि आगे भी वो बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, बहुत सारी सामग्री उनके पास है, तो इन पर हम ध्यान देंगे। दूसरी बड़ी अलग सी बात हुई, आदर्शों की बात हुई। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये कमलेश जी मेरा शो टूट जाता है, हाँ एक मिनट जी, मैं थोड़ा सा रुक के बोलता हूँ, मन से बोलता हूँ, जैसे आप बोलेंगे मेरा मैं हट जाता हूँ वहाँ से। तो एक बड़ी अलग सी बात हुई, जो उपन्यास को मैं पढ़ रहा था कि इस उपन्यास में और रामचरितमानस में बड़ी अलग सी समानता आप कहेंगे। एक तो महाकाव्य है, वो भी भाई दुनिया का ऐसा किताब जो रोज पढ़ी जाती है, करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, और एक 132 पेज का उपन्यास है। दोनों के बीच में समानता क्या है? समानता ये है कि जब आप आदर्शवाद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, आप रामचरितमानस देखिए, रामचरितमानस के 99% पात्र आदर्श की स्थापना करते हैं। भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसे होगा, पति का पत्नी के प्रति प्रेम कैसे होगा, पिता का पुत्र के प्रति, सबके प्रति, अंत में रावण तक आकर सुधर जाता है। इनके उपन्यास में सारे के सारे पात्र, सिवाय ताऊ जी को, ताऊ जी से नाराजगी है तो सिवाय ताऊ जी के सारे पात्र या तो अच्छे हैं या अंत तक आते आते अच्छे हो जाते हैं। ये चीज क्या किया आपने कहा कि देखिए बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं वो काम आदर्शों की स्थापना का भी तो है। मेरा जो सरोकार है वो समाज को संस्कार देने का सरोकार है। मैं उपन्यास नहीं लिख रहा, मैं आपको कहानी का मजा नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो आप अपने साथ लेके जाएं, उसे पढ़ें और अपने बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि वो जो फ्यूज बल्ब है, वो जो आपकी परिकल्पना है कि फ्यूज बल्ब है ना, तो इस बटन को दबाने से क्या फायदा, वो ये उपन्यास कहता है कि देखिए फ्यूज बल्ब तो है ये, लेकिन इसके साथ हमने ऐसे तारों का सरोकार जोड़े हैं कि जैसे ही आप बटन दबाएंगे, हो सकता है इसमें पूरी रोशनी ना आए, लेकिन वो छोटी सी भी जो रोशनी आएगी वो उसमें इतनी चमक होगी कि आपके दिमाग को प्रज्वलित करेगी। ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे उस उपन्यास में लगी है। और मित्रों, ये उपन्यास
एक बुजुर्ग की, एक वरिष्ठ की, एक उस व्यक्ति के जिसने जीवन को में बहुत कुछ दर्द देखा है, उसकी बेचैनी का अनुवाद है। जब आप किसी की बेचैनी का अनुवाद करने की क्षमता धारण कर लेते हैं, तब आप सामान्य लेखक नहीं रहते। और अपनी शिल्प की छोटी मोटी कमियों के बावजूद, कहीं कुछ जल्दबाजी के बावजूद, कहीं मुझे लगा कि अभी और रुक जाते तो बेहतर था, तब कुछ जगह आप रुक सकते थे। मसलन जिस समय वो शुभांगी लड़की आती है, आप उसको वो मांगने आती है, उसके बाद शुभांगी को आप उसी दिन घर वापस ले आते हैं, ऐसा कभी होता होगा? आज के ज़माने में नहीं होता। उसके पीछे आपको तर्क देने होंगे, थोड़ी सी दूरी लेके चलनी पड़ेगी। क्यों? आपका पाठक आप पर तब विश्वास करता है। बड़ी रचनाएं वो होती हैं, मैं उन सभी लोगों से, जो लोग नए लोग लिख रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, बड़ी रचनाएं तब बनती हैं जब आप लेखक और पाठक के बीच की जो दूरी है उसको काटने की कोशिश करते हो। वो दूरी कब पड़ती है? वो दूरी तब पड़ती है जब आप पाठक को बताएं कि जिस माहौल में, जिस पात्र के साथ आप जी रहे हैं, वो पात्र वास्तविकता के नज़दीक है। जब वो पात्र वास्तविकता के नज़दीक आ जाता है, तब आप उस रचना से, उस लेखन प्रक्रिया से पूरी तरीके से गंभीरता से जुड़ते हैं। और जब आप गंभीरता से जुड़ते हैं तो चीज़ दूर तक जाती है। आज हम प्रेमचंद को लगातार इसीलिए पढ़ रहे हैं। अगर आज के साहित्य के परिवेश में, शिल्प के स्तर पर आप प्रेमचंद का मूल्यांकन करना चाहें तो अधिकांश कहानियों पर हम कहेंगे अरे ठीक है, तो सीधी सीधी बात कहती है। लेकिन नहीं, जहाँ सरोकार की बात है, जहाँ बात को कहने का सलीका है और बात को दूर तक और ज़्यादा पाठकों तक पहुँचाने की बात है, वहाँ पर ऐसी किताबें काम आती हैं। तो फ्यूज बल्ब मित्रों, फ्यूज बल्ब नहीं है, इसमें वो चमक है कि अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो आगे जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद और इंदु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विराजमान सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों से ये मेरी तीसरी मुठभेड़ हो रही है। कमलेश जी, आदरणीय मैत्रेय जी की पुस्तक का विमोचन हो रहा है हिंदू जी। इस क्लासरूम में आपने दो बड़े लेक्चर सुने। इन बड़े महान विचारकों को, क्या मैं महान इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी एक महानता जो इनके वक्तव्य के बाद सामने आई वो ये है कि इन्होंने पूरा आख्यान देने के बाद हमने कोई प्रश्न पत्र नहीं दिया कि लीजिए अब इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। अक्सर क्लास में यही होता है, जब टीचर बोलने खड़ा होता है तो वो पूरा पीरियड लेता है और फिर कहता है समझ में आई बात। असल में इन्होंने, दोनों व्यक्तियों ने इतना कह दिया। मेरी स्थिति ओपनिंग बैट्समैन की थी, लेकिन जब दो लोग सेंचुरी बना के चले गए और अंतिम ओवर में मेरा नंबर आया है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी फेहरिस्त इनके सम्मानों की पढ़ी गई, महामहिम महामंडलेश्वर जी तो वो लगभग 27 मिनट बोले, मेरी इनसे पढ़ी ही नहीं गई तो मुझे 47 मिनट बोलना चाहिए। जो सबसे पहले बोले उन्होंने 132 पेज का उपन्यास लिखा, तब वो 47 मिनट बोले। तो अब आप लोग कितना सुनने को तैयार हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास वास्तव में कहने को कुछ नहीं बचा। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद हुआ, अभी यहाँ ये मनीषा बैठी है, कभी कभी इससे हमारा वार्तालाप हो जाता है। अभी मेरी भी एक किताब आई, उसमें एक
उम्र की बात बहुत थी, बुजुर्ग 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 बुजुर्ग। अरे भाई बुजुर्ग है तो क्या हो गया, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो कौन है बुजुर्ग, हाथ उठाओ। मैं तो नहीं हूँ। कितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, कितने बुजुर्ग बैठे हैं, किन के लिए लिखी ये किताब, ये फिर यहाँ बुजुर्ग नहीं बैठे, नहीं बैठा, नहीं है कोई बुजुर्ग। आई एम जस्ट स्वीट 16। भाई 16 साल का हूँ, 61 साल की उम्र हुई है। लोग बात पूछते हैं कितनी उम्र हुई, स्वीट 16। ये उपन्यास भाई मुझे कौन समझ रहा, स्वीट 16 की बात करोगे तो कोई ना कोई हाँ जी। तो भाई मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, असल में इन्होंने शिल्प पे बोल दिया, कथानक पे बोल दिया, सब चीजों पे बोल दिया। इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ सिर्फ। और ये बात डॉक्टर साहब जानते हैं, और जो आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं कि अभी मैं घुटनों के बल चलना सीख रहा हूँ साहित्य में। हाँ, पत्रकारिता में मैंने खूब झंडे गाड़े। देखो फुसर फुसर होगी नहीं, मैं भी बड़ा दूसरे किस्म का हेड मास्टर हूँ। चुपचाप बात सुननी हो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। तो अब मैंने ये पढ़ा, पहले मेरी श्रीमती जी ने पढ़ा, इंदू जी का फोन है, भाई साहब पता है ना वो 23 तारीख का कार्यक्रम। मैंने कहा भाई उसका नाम क्या था किताब का, बोली फ्यूज बल्ब। अब उसने कुछ ऐसे कहा कि मुझे लगा कि उसका संबोधन मेरे लिए अच्छा हो भी जाता है इस उम्र में आके, आदमी की हैसियत अब तक घर में फ्यूज बल्ब किसी रहती है। खैर मैं फिर भूल गया। खैर भी मैत्री जी से बात हुई, हाँ क्या खैर खबर है, वो आना है। बोला हाँ जी। अब मैंने वो पूरे घर में ढूंढा। अब मैंने बच्चों से पूछा भाई फ्यूज बल्ब देखा कहीं, बोले पापा फ्यूज बल्ब कौन लगाता था, एलईडी का जमाना। मैंने यार अजीब कश्मकश है। अब मैंने कहा सूझी क्या, शीर्षक भी ऐसा रखा है, लोग बाग बड़ा रूबानी शीर्षक रखते हैं। जब मेरी किताब छपने जा रही थी तो उसका शीर्षक था मोहर, जब कहानी छपी तो थी मोहर। फिर दूसरे ने कहा नहीं यार ये मोहर वोहर नहीं, जरा तो अच्छा थी, उसका होगा छतरी। जब पुस्तक छपने जा रही थी तो महामंडलेश्वर जी ने उसका टाइटल कर दिया नीली छतरी वाली लड़की। अब मैं बुजुर्ग, मैं बड़ा शर्माया। मैंने कहा यार इस उम्र में किताब छपने जा रही है नीली छतरी वाली लड़की, नहीं हॉट केक है। हम भी चुप हो गए, महामंडलेश्वर जी का आदेश था, हम क्या बोलते। तो मेरी पहली आपत्ति इस किताब को पढ़ के ये हुई कि भाई इन्होंने चलो अपने बारे में लिख देता, आत्मकथा लिख देते, भाई मेरी आत्मकथा है फ्यूज बल्ब है, लेकिन इतना अच्छा उपन्यास लिखने के बाद ये सब फ्यूज बल्ब। अच्छा फिर फ्यूज बल्ब में लाइट भी जलाती, अजीब चमत्कार ही आते हैं। अब मैंने ये सोचा कि भाई इन्होंने उपन्यास लिखा क्यों। हिंदू जी बात सुन रहे नहीं सुन रहे मेरी, या अभी भी आपका ध्यान अतिथियों की तरफ है कि आगे कौन कौन बोलने वाला। तो भाई टाइम पूरा ही ना। हाँ वो कहता, असल में होता क्या है, वो यात्री हूँ तो स्टेशन पे जब गाड़ी लगती है, चाय 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 चाय, अब उसे पता 2 मिनट में गाड़ी चली जाएगी, तो लेकिन गाड़ी फिर खड़ी रहती है तो उसकी आवाज यथावत लगती रहती है, भले चाय खत्म हो गई, आदत इतनी पड़ चुकी होती है बोलने की। तो मैंने ये सोचा कि भाई इन्होंने उपन्यास आखिर लिखा क्यों, ऐसी क्या वजह आ गई इस उपन्यास को लिखने की। सारी चीजें जो उन्होंने कहा महामंडलेश्वर जी ने, रुके नहीं, दौड़े चले जा रहे। अरे अभी वर्णन आया है शुभांगी का, और पत्नी से बता रहे हैं कि भाई वो ये हो गया वृतांत आप भी पढ़ गए। घड़ी देखी 4 बज गए। अरे भाई अभी तो तुम सो के उठे हो, सब चाय दी है, वो गई है, पत्नी को वृतांत बना दो, 4 बजे तो लेने चलती है। भाई घड़ी देखी थी। चेकअप कहता है कि यदि दीवार में बंदूक है तो चलनी चाहिए। अब भाई घड़ी देखी थी 4 बजा दिए भवानी शंकर ने, तो आपको वो टाइम गैप तो वहां तक चलना था। थोड़ी चीजें हैं। इन्होंने जो पकड़ता है, पाठक जो पकड़ता है, एक जगह ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना पेट काट के मकान बनाया। वो मकान इतना बड़ा, 7-8 कमरे हैं, रहने वाले प्राणी 2। वो जिसका बहुत बड़ा व्यापार है, जिसके 2 भाई पिता व्यापार में लगे हुए हैं, जब वो उन्हें बताने आता है तो वे कहता है जी मेरा तो छोटा सा मकान, उसके 4-5 सदस्य एक ही दिन में मार दिए। तो भाई कितनी तेज के दौड़ रहे थे, ठहरना चाहिए। आपको उपन्यास खत्म करने की जल्दी किस बात की थी? बुजुर्गों के पास तो फुर्सत मिली थी, और आपको निसंदेह आपने ये
होमवर्क किया, क्लास वर्क किया, इस पर आपको होमवर्क करने की जरूरत है। मुझे जब मैं किताब पढ़ रहा था एक शेर याद आया, इन्हीं की तरफ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये बात, इनकी तरफ से कह रहा हूं मित्तल साहब। मैंने भी देखने की हद कर दी, क्या बात है, मैंने भी देखने की हद देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। जिस व्यक्ति के पास ये जज्बा होगा वही इस किताब को लिख पाएगा। पीड़ा की गठरी लेके चलना आसान नहीं है, कोई साहिबान रास्ते में होता नहीं, कोई सदर नहीं होता। जब आप पीड़ा की गठरी लेके चलते हैं, अपनी पीड़ा की गठरी लेके पूरी दुनिया चलती है, औरों की गठरी लेके चलना सबसे भारी होता है। और आपने जो गठरी उठा के चले हैं मित्तल साहब, वास्तव मैं इस उपन्यास को जब पढ़ना शुरू किया तो मैं ये यकीन से कहता हूँ मित्रों, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा बखिया उठे रहो, लेकिन भाई मेरी बखिया हो रही। मैं कहा यार आदमी का जज्बा देखिए। पत्रकार हूं, बहुत नहीं बोलना चाहता, बहुत बोल सकता हूँ, कभी 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, कुछ अंतिम बात कहता हूं। नहीं, अंतिम बात कह सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कहानी लिखी है वो घर घर की कहानी है। मैं जब 55 से